हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। आई होप आप लोगों की यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज की एक दमदार सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज लास्ट 30 ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज। इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो एंशियंट हिस्ट्री के अप्रॉक्स 7 पार्ट में आई है और हर पार्ट आधे घंटे से अधिक का ही है। सोचिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस किए होंगे और इसमें हम बहुत हर एक क्वेश्चन को ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश किए हैं और ट्रिक्स को समझने की कोशिश किए हैं। गाइज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियोस देख तो रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आप लोग के लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें। और दूसरी चीज़ कि ये वीडियो बेनिफिशियल तो होगी क्योंकि पीवाईक्यूज़ की रेलेवेंसी अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है ना तो आपको पता होगा। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री तो हमारा पूरा हो गया। मेडुअल हिस्ट्री में ये हमारा 3rd पार्ट का वीडियो है। इसके बाद मे भी एक पार्ट और आए या फिर हम कोशिश करेंगे इसी पार्ट में वीडियो को कंप्लीट कर दें। बट हाँ, इसके बाद एक पार्ट और आ सकता है, जैसे 4 पार्ट में मेडुअल हिस्ट्री के भी सब कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 2 पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका है, तो अगर ये सब आप नहीं देखे हैं मैं सजेस्ट करूँगी आप हमारे चैनल पे जाके देखें जरूर। इससे आप लोग के जो पेपर आने वाला है ना यूपीपीसीएस का, उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं, एक एक टॉपिक को समझते हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चंस को समझते हैं। हमारा इसमें टॉपिक कौन सा है? भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो हम भक्ति और सूफी मूवमेंट के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? लेट नो मैन आस्क अ मेंस सेक्ट और कास्ट हुज डिक्टम वॉज दिस। कह रहा है ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से ऐसा किसने कहा था कि चलो किसी भी इंसान का सेक्ट या कास्ट नहीं पूछते हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था कि किसी भी इंसान का सेक्ट और कास्ट नहीं पूछते हैं? तो रामानंद जी। रामानंद जी कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किए थे। कास्ट सिस्टम को ये पूरी तरीके से क्या किए थे? रिजेक्ट किए थे। हिंदू, मुस्लिम, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, इन सब चीज़ों को इन्होंने रिजेक्ट किया था और इनका ये स्टेटमेंट था कि चलो इंसान को हम ऐसा बिहेव करते हैं, मतलब किसी भी इंसान से उसका सेक्ट या कास्ट नहीं पूछते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक, इंपॉर्टेंट है। देखो, रामानंद जी। ठीक है, द डिक्टम अबव इज रिलेटेड टू सेंट रामानंद जी। हिज pupils वर फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन एंड सेक्ट। मतलब इनके अंडर में जो लोग थे वो हर कास्ट, रिलीजन, सेक्ट से बिलोंग करते थे। ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर कास्ट को ये सपोर्ट करते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है? वैष्णविज्म इन कमरूपा वॉज पॉपुलराइज्ड बाई। कमरूपा अभी प्रेजेंट डे में कहाँ पे है? वेस्टर्न असम में है। कहाँ पे है? वेस्टर्न असम में है। ये कह रहा है कमरूपा में वैष्णविज्म किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया था? बताइए। तो शंकर देव जी। शंकर देव जी ने वैष्णविज्म को पॉपुलराइज किया था। कहाँ पे? असम वाला जो एरिया है वहां पे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आंसर देखो शंकर देव। कमरूपा कहाँ है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमरूपा अभी प्रेजेंट डे पे सॉरी इज द मॉडर्न रीजन सिचुएटेड बिटवीन 2 रिवर्स मानस एंड बरनादी। मानस और बरनादी रिवर के पास बीच में सिचुएटेड है, जो कि कहाँ पे है? वेस्टर्न असम में। वैष्णविज्म इन कमरूपा वॉज पॉपुलराइज्ड बाई शंकरदेव, द फाउंडर ऑफ इक्सरना सेक्ट। ये क्या थे? इक्सरना सेक्ट के फाउंडर भी थे। तो ये ध्यान रखिएगा, शंकरदेव के बारे में ये एक इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि ये किसके फाउंडर थे? इक्सरना सेक्ट के फाउंडर भी थे। ठीक, दे बिलीव्ड इन गॉड विष्णु और हिज इनकारनेशन कृष्णा। वैष्णविज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब कि विष्णु, इनका विश्वास किसमें था? भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण में। ठीक, दे ऑल्सो अपोज्ड बोथ रिचुअल्स एंड आइडोलेट्री। ये दोनों को अपोज करते थे, रिचुअल्स या मूर्ति पूजा वगैरह जिसको कहते हैं, आइडोलेट्री, दोनों को अपोज भी किया करते थे। ठीक, दे वर नोन एज चैतन्य ऑफ असम। इन्हें असम का चैतन्य भी कहा जाता था। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। Who among the following introduced Vaishnavism in Assam and कुचर बिहार? देखो पीवाईक्यूज का रेलेवेंस समझ में आया। पहले वो क्वेश्चन पूछा फिर ये पूछ लिया, थोड़ा सा वर्ड का हेरा फेरी रहता है बट मतलब वही रहता है। फिर से पूछ लिया, असम में वैष्णविज्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने प्रमोट किया था? शंकर देव जी ने। पीछे हमने देखा है, देखो। ठीक है, फेमस मेडुअल सेंट शंकर देव बिलोंग टू। फिर से आया कि नहीं? हम पीछे अभी 2 क्वेश्चन जो डिस्कस किए शंकर देव से ही रिलेटेड है। वैष्णव कल्ट, शंकर देव, असम। वही पूछ लिया, शंकर देव किससे बिलोंग करते हैं? वैष्णव कल्ट से, तभी तो वैष्णविज्म को प्रमोट करते थे। ठीक, चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग सेंट्स ऑफ मेडुअल इंडिया? इनमें से कह रहा है कि मेडुअल इंडिया के सेंट कौन हैं? कुंभनदास, रामानंद, रायदास या तुलसीदास? बताइए। देखो इन चारों में से रामानंद जी मेडुअल इंडिया के सेंट्स हैं, मेडुअल एज के सेंट्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप।
ठीक। कुंभनदास, रायदास, तुलसीदास ये लोग मेडुअल इंडिया के सेंस नहीं हैं, ये अर्ली भक्ति रिफॉर्मर थे। अब मेडुअल इंडिया के पहले जो भक्ति रिफॉर्मर आया था, जो हमने एंशियंट इंडिया में पढ़ा है, ये तीनों लोग उससे थे। ठीक, रामानंद जी मेडुअल एज से थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एंशियंट टाइम में जो भक्ति पढ़े ये तीनों उससे, रामानंद जी मेडुअल टाइम के। ठीक, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, प्रयागराज। ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट सेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। रायदास वॉज बोर्न इन वाराणसी। अच्छा, सबका ये दे दिया। फिर रायदास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट, और वहीं कुंभनदास का मथुरा में। ठीक है, चलिए। कलेक्शन ऑफ डायलॉग बिटवीन कबीर एंड धर्मदास कह रहा है, कबीर और धर्मदास के बीच में जो बातें हुई थी, कॉन्वर्सेशन हुआ था, उनका जो डायलॉग था, वो जो कलेक्शन है उस बुक को, जिस बुक में इन दोनों के बातचीत के डायलॉग्स के लिखे हुए हैं, उस बुक को किस नाम से जाना जाता है? उस बुक का टाइटल क्या है? देखो, शब्द, सखी और रामिनी, हाँ रामिनी, ये तीनों क्या है? ये कबीर दास जी द्वारा लिखी हुई किताब है। वहीं अमरमूल जो है उसमें क्या है? कबीर दास और धर्मदास जी के बीच में जो भी बातचीत हुई है, उनके डायलॉग्स हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। शब्द, सखी और रमिनी, ये कबीर दास जी द्वारा लिखी हुई किताब है। इनकी क्या है? इनकी काम है, इनका वर्क है, कबीर्स वर्क जाना जाता है ये। ठीक है, बट ये जो अमरमूल है, अमरमूल, इसमें कबीर और धर्मदास जी के बीच में जो बातें हुई हैं वो रिकॉर्ड्स मेंशन है। ठीक, देखो अमरमूल यहाँ है ना, सखी, शब्द, रमिनी, हाँ रमिनी, कंपोजिशन ऑफ कबीर, वेल द कलेक्शन ऑफ डायलॉग बिटवीन कबीर एंड धर्मदास, अमरमूल। ठीक है, चलिए। मलुकदास वॉज सेंट पोएट ऑफ। मलुकदास जो कि एक सेंट पोएट थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? यही पूछा है ना, बताइए। तो इनका जन्म कड़ा, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, देखो यूपी पीसीएस है ना, तो यूपी में जिसका जन्म हुआ था या यूपी में जिसकी पढ़ाई वगैरह हुई थी, उन लोगों को ध्यान रखिएगा आप। ठीक, तो मलुकदास जो कि एक सेंट पोएट थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कड़ा, जो कि कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो, सेंट मलुकदास वॉज बॉर्न इन द होम ऑफ लाला सुंदरदास खत्री इन 1574 इन कड़ा, कौशाम्बी। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए। सेलेक्ट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ भक्ति सीन्स। अब देखो, क्रोनोलॉजी पूछ लिया। अब क्रोनोलॉजी के लिए आपको जानना होगा कौन किस टाइम पे था। कबीर दास जी, फिर गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, चैतन्य और मीराबाई, यही 4 नाम दिया हुआ है इसमें, इसी को इधर उधर किया है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं इन लोगों का टाइम लैग क्या था। कबीरदास जी का टाइम लैग क्या था? 1398, मतलब अप्रॉक्स 1400 से 1518 का टाइम पीरियड था कबीरदास जी का। गुरु नानक का टाइम पीरियड क्या था? 1469, मतलब कबीरदास जी के बाद काफ़ी टाइम बाद ये आए थे, 1539 तक था। ठीक है, गुरु नानक जी का जो है टाइम पीरियड कबीर के काफ़ी टाइम बाद था, 1469 में था। ठीक, फिर चैतन्य, चैतन्य का क्या था? 1486, काफ़ी टाइम नहीं, बट हाँ ये भी गुरु नानक जी जो थे उनसे ये लेट आए थे। लास्टली मीराबाई, ये सबसे लास्ट में आई थी, 1498 से 1557 का टाइम पीरियड इनका था। तो सबसे पहले कौन है? कबीरदास। देखो कबीर, ये तीनों हो गया, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। कबीर के बाद गुरु नानक, आंसर हमारा डायरेक्टली ए आ गया। आया कि नहीं आया? गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई, यही सीक्वेंस है। तो इसीलिए आपको टाइम पीरियड ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है कि किस टाइम पे कौन था। अगर टाइम पीरियड याद रहेगा तो ऐसे क्रोनोलॉजिकल जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखो, कबीरदास जी 1398 से 1518, गुरु नानक 1469 से 1539, चैतन्य 1486 से 1534, मीराबाई 1498 से 1557। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु स्टार्टेड गुरुमुखी, कह रहा है इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी शुरू की थी। देखो, सेकंड सिख गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु अंगद ने गुरुमुखी शुरू की थी, जो कि कौन थे? सेकंड सिख गुरु थे, सेकंड सिख गुरु, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड सिख गुरु गुरु अंगद जी थे, जिन्होंने गुरुमुखी शुरू की थी। किस लिए? सिख स्क्रिप्चर्स, गुरु ग्रंथ साहिब को प्रिजर्व करने के लिए। ऑब्वियसली बात है, गुरुमुखी शुरू इसीलिए करेंगे ना, जिससे अपने स्क्रिप्चर्स वगैरह को प्रिजर्व कर सके, सेफली कर सके। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, गुरु अंगद। ठीक,
Gurumukhi is a script modified standardized and used by the second Sikh Guru, Guru Angad. The primary scriptures of Sikhism, Guru Granth Sahib, is written in Gurumukhi. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक? गुरु नानक का जन्म स्थान इनमें से कहाँ था? क्या पूछा है? गुरु नानक का जन्म स्थान इनमें से कहाँ था? तो नानकना, जो कि कहाँ पे? प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है. पाकिस्तान में यहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था. किस फैमिली में? खत्री फैमिली में हुआ था. किस में हुआ था? खत्री फैमिली में हुआ था. टाइम पीरियड 1469 में. तो ये सारी चीज़ ध्यान रखिएगा. गुरु नानक का जन्म नानकना, जो कि पाकिस्तान में है, खत्री फैमिली में हुआ था, 1469 में हुआ था. ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? देखो ठीक. ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है. इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है देखते हैं. ध्रुवदास किसके द्वारा लिखा गया था? भगत नामावली. सही है, भगत नामावली द्वारा ध्रुवदास लिखा गया था, ये सही है. नाभदास भक्तमल, ये भी सही है, नाभदास द्वारा भक्तमल लिखा गया था. रसखान रसिक प्रिया, ये गलत है. पता है कैसे? रसिक प्रिया किसके द्वारा लिखा गया था? रसिक प्रिया केशव दास जी द्वारा लिखा गया था. केशव दास. ठीक है. वहीं पे रसखान, ये क्या थे? रसखान मुस्लिम डिवोटी ऑफ कृष्णा थे. सोचिए, मुस्लिम थे बट कृष्णा के डिवोटी थे. मुस्लिम डिवोटी ऑफ कृष्णा. और ये क्या लिखे थे? प्रेम वाटिका लिखे थे. प्रेम वाटिका. ठीक है, तो ये गलत हो गया. और उस्मान चित्रावली, ये भी सही है. तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी, क्योंकि सी गलत है और इसमें रॉन्ग ही पूछा, नॉट करेक्टली मैच्ड ही पूछा. देखो, रसखान रसिक प्रिया यहाँ पे दिया हुआ है. रसिक प्रिया फेमस वर्क ऑफ आचार्य केशवदास. रसिक प्रिया केशवदास जी द्वारा लिखा गया था. और यहाँ पे और भी उनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स दिए हुए हैं, जैसे कि रामचंद्रिका, कवि प्रिया वगैरह. ठीक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है. अमंग द फॉलोइंग वाज द सेंट ऑफ वरकारी सेक्ट. इनमें से वरकारी सेक्ट के सेंट कौन है? ये पूछा ना. वरकारी सेक्ट के सेंट कौन है? देखो, सबसे पहले आप ये ध्यान दो, वरकारी मूवमेंट कहाँ हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये याद रखिएगा. महाराष्ट्र में. किस लिए डिवोशन दिखाया था? विठोबा द्वारा. विठोबा के लिए डिवोशन दिखाया गया था, मतलब इनकी पूजा करने के लिए. ठीक है. वरकारी, अब इनमें से वरकारी सेक्ट के वरकारी सेक्ट के सेंट कौन है बताइए. स्टैटिक पोर्शन में ये सारी चीज़ें डायरेक्टली दी हुई हैं. तो नामदेव जी जो है वो वरकारी सेक्ट के, इनमें से वरकारी सेक्ट के सेंट थे. ठीक है. देखो, नामदेव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडियोलॉजी एंड ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ वरकारी सेक्ट. ठीक. चलिए, द चिश्तिया सूफी ऑर्डर इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई. कितना आसान क्वेश्चन है, बार बार, मतलब ये स्टैटिक पोर्शन में एक ही लाइन दिया हुआ, और इस मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अभी आप आगे देखेंगे भी बहुत बार पूछा हुआ है. ये क्या कह रहा है? चिश्तिया सूफी ऑर्डर भारत में किसने एस्टैब्लिश किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने. चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. ठीक है, आंसर भी ये ध्यान रखिएगा. फिर आगे पूछा फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ चिश्तिया सेक्ट इन इंडिया. फिर से वही पूछा कि नहीं? तो अब इसी बात है, कौन रहेगा? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती. ठीक. देखो, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती. Who among the following was the earliest Sufi saint to have settled at Ajmer? फिर से वही है कि नहीं? देखो, सिर्फ जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स को इधर उधर कर दिया गया है, क्वेश्चन वही सेम पूछा हुआ है. शेख मोइनुद्दीन चिश्ती. ठीक है. Whose disciple was ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? ये क्या पूछ लिया आप? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके डिसिपल थे? क्या पूछा है? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो किसके डिसिपल थे? अब बताइए इसमें से वो किसके डिसिपल थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के. याद करने के लिए भी इनका भी नाम ख्वाजा से शुरू है, इनका भी, बट इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है. ये चिश्ती थे ऐसे मत याद करिएगा. ख्वाजा उस्मान हारूनी के डिसिपल थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. ठीक, ध्यान रखिएगा. ख्वाजा उस्मान हारूनी. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जन्म कहाँ हुआ था इनका? सख्स्तान एट साउदर्न प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान. कब हुआ था? 1136 AD में. आफ्टर दैट ही शिफ्टेड विथ हिज पेरेंट्स टू खुरसान प्रोविंस. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हारूनी मेड हिम डिसिपल एट निशापुर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शेख निजामुद्दीन औलिया, ये किसके डिसिपल थे?
डेसिपल ही पूछ लिया, इसमें भी पूछा कि नहीं, कह रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया किसके डेसिपल थे, तो वो बाबा फरीद के डेसिपल थे। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद को फॉलो करते थे, उनके डेसिपल थे बाबा फरीद के। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुक फवादुल फवद इज रिकॉर्ड ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, इट वॉज कंपाइल्ड बाई। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है किताब जो है शेख निजामुद्दीन औलिया की कन्वर्जेशन, मतलब कि उनकी कही हुई बातें, उनके रिकॉर्ड्स एक किताब में लिखे हुए हैं फवादुल फवद, वो किसके द्वारा कंपाइल की गई थी। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फवादुल फवद ये किस चीज़ की किताब है, ये भी ध्यान रखिएगा। किस चीज़ की है, शेख निजामुद्दीन औलिया की कन्वर्जेशन की। शेख निजामुद्दीन औलिया का कन्वर्जेशन दिया हुआ, मतलब इनके बारे में इनकी कही हुई बातें इसमें दी हुई हैं। इसको कंपाइल किसने किया था, यही क्वेश्चन पूछ लिया ना। ये जो किताब है जिसमें क्या दिया हुआ ये भी है, इसको कंपाइल किसने किया था, तो अमीर हसन सिजी, ये जो ए है अमीर हसन सिजी द्वारा ये किताब कंपाइल की गई थी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अमीर हसन सिजी, इसमें 3 फैक्ट दे दिया है, तीनों को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, हजरत निजामुद्दीन औलिया वॉज एन एक्सट्रीमली पॉपुलर सूफी सेंट ऑफ चिश्ती ऑर्डर। बुक फवादुल फवद was compiled by अमीर हसन सिजी, इट इज़ कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग ऑफ सूफी सेंट हजरत निजामुद्दीन औलिया, मतलब कि औलिया का जो भी कहना था, जो उनका मानना था, उनके द्वारा जो भी चीज़ें कही हुई थी, ये सब इस किताब में लिखा हुआ है, फवादुल फवद। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड सदी ऑफ इंडिया, भारत का सदी किसे कहा जाता था, बताइए। अमीर हसने दहलवी, अमीर हसन, इनका पूरा नाम क्या था, अमीर हसने दहलवी को सदी ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, ये किस लिए जाने जाते थे, पर्शियन गजल के लिए जाने जाते थे, पर्शियन गजल, इन्हें सदी ऑफ इंडिया कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, हसन को, अमीर हसन को सदी ऑफ इंडिया कहा जाता था, और ये किस लिए जाने जाते थे, पर्शियन गजल के लिए। ठीक, चलिए, विच सूफी सेंट वॉज कॉल्ड महबूबे इलाही, किस सूफी सेंट को महबूबे इलाही कहा जाता था। महबूबे इलाही का मतलब बिलव्ड ऑफ गॉड, बिलव्ड ऑफ गॉड, भगवान का प्रिय, महबूबे इलाही, भगवान को जो सबसे ज्यादा प्रिय हो। तो किस सूफी सेंट को महबूबे इलाही कहा जाता था, बताइए। औलिया साहब को, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही, बिलव्ड ऑफ गॉड, मतलब भगवान को जो सबसे प्यारा हो, वो टाइटल दिया गया था। ठीक है, देखो शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, फिर पूछ लिया इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, देखते हैं। शेख मैनुद्दीन चिश्ती अजमेर सही है, शेख बुरहुद्दीन गरीब दौलताबाद, ये यहाँ से रिलेटेड है, शेख मोहम्मद हुसैन गुलबर्ग, ये भी सही है, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, ये गलत, शेख निजामुद्दीन औलिया जन्म कहाँ हुआ था इनका, बदायूं उत्तर प्रदेश में, मुल्तान में नहीं। सबका ये तीनों तो सही है, ये गलत है, नॉट करेक्टली मैच इनमें से पूछा है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी ये तीनों तो मतलब अपने अपने जगह से रिलेटेड हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है वो उससे रिलेटेड है। ठीक, देखो बदायूं उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ सूफिज्म वॉज अगेंस्ट म्यूजिक, कह रहा सूफिज्म का कौन सा ऑर्डर म्यूजिक के अगेंस्ट था, म्यूजिक को सपोर्ट नहीं करता था। चिश्तिया सपोर्ट करते थे, सुहरवर्दिया ये भी सपोर्ट करते थे, खुदरिया ये भी करते थे, नक्सबंदिया ये म्यूजिक के अगेंस्ट थे। तो नक्सबंदिया सूफिज्म का एक ऑर्डर था जो कि म्यूजिक के अगेंस्ट था, म्यूजिक को सपोर्ट नहीं करता था, ये ध्यान रखिएगा, नक्सबंदिया। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफिज्म रिगार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग सूफीज रिगार्डेड कृष्णा अमंग औलियाज, यार इनमें से कौन सा पर्सन, कौन सा सूफी ऐसा था जो कि कृष्ण भगवान को एज अ औलिया रिगार्ड किया था, बताइए। ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, है कि नहीं है। तो शाह मोहम्मद घोष ने भगवान कृष्ण को औलियाज एज अ औलियाज रिगार्ड किए थे। ठीक है, शाह मोहम्मद घोष यहाँ पे है। सूफी सेंट शाह मोहम्मद घोष एक्सेप्टेड लॉर्ड कृष्णा एज अ औलिया, ये
भगवान कृष्ण को एज अ औलिया एक्सेप्ट किए थे। तो इनका नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सूफिज्म। कह रहा है इनमें से सूफिज्म से रिलेटेड कौन क्या नहीं है, उलेमास, कनखास, शेख या समाज, बताइए। तो पहले आप लोग एक एक का मतलब देख लीजिए, ठीक है। कनखा का मतलब क्या होता है, सूफी सेंट्स का प्लेस ऑफ रेसिडेंस। कनखा का मतलब सूफी सेंट्स जहाँ रहते थे, सूफी सेंट्स का रेसिडेंस प्लेस, रेसिडेंस, ठीक है। शेख का मतलब ऑथराइज्ड पर्सन हु प्रूव द एजुकेशन एंड गाइडेंस ऑफ सूफिज्म। शेख का मतलब क्या होते थे, बताइए। अभी हमने बता दिया, सूफिज्म का जो भी एजुकेशन वगैरह था, गाइडेंस था, जो प्रोवाइड करते थे, उस पर्सन को क्या कहते थे, शेख। समझ लो, हम ये कह सकते हैं कि एजुकेटर जो हुआ करते थे सूफिज्म में, उन्हें शेख कहा जाता था, ठीक है। समाज और उलेमा, अब ये यहाँ से ये क्लियर हुआ कि ये दोनों तो सूफिज्म से रिलेटेड हैं। ये पूछा है कौन सा रिलेटेड नहीं है, ठीक है। उलेमास का क्या मतलब होता है, उलेमास वो पर्सन हुआ करते थे जो रिलीजियस लॉ ऑफ इस्लाम को प्रमोट करते थे, मतलब इस्लाम के लॉज को जो प्रमोट करते थे, इस्लाम के लॉज को जो प्रमोट करते थे वो उलेमास हुआ करते थे। तो ये तो सूफिज्म से रिलेटेड नहीं हुए ना, यहीं पे हमारा आंसर आ गया। समा का मतलब क्या होता है, समा का मतलब सूफीज के जो फंक्शंस वगैरह को ऑर्गेनाइज किया करते थे। ये तीनों, कनखा, समा और शेख, ये तीनों सूफिज्म से रिलेटेड हैं। सूफी सेंट जहाँ रहते थे, रेसिडेंस प्लेस, उनको कनखा कहा जाता था। सूफिज्म को जो प्रमोट करते थे, एजुकेटर थे, उनको शेख कहा जाता था। सूफिज्म के फंक्शंस वगैरह को जो ऑर्गेनाइज करते थे, उन्हें समा कहा जाता था। वहीं उलेमाज वो पर्सन जो कि रिलीजियस इस्लामिक लॉ को प्रमोट करते थे, वो हुआ करते थे। तो उलेमाज सूफिज्म से रिलेटेड नहीं थे। ये क्लियर हुआ कि नहीं, देखो, ठीक है। यहाँ पे वही जो पीछे हमने डिस्कस किया वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मुगल डायनेस्टी, बाबर। स्टार्टिंग बाबर से ही तो होगा। अब हम बाबर टॉपिक, मतलब बाबर पे कैसे कैसे क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में पूछे हुए हैं, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल वे में देखेंगे, ठीक है। चलिए